दोस्तों आज की कहानी विजय नाम के पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि शहर में हो रही रहस्यमय हत्याओं की जांच कर रहा है। ये किलर सिर्फ सगाई हुई लड़कियों को निशाना बनाता है, जिससे कि पूरे शहर में डर का माहौल है। लेकिन अब उसके कुछ दिन बाद कुछ लोग पुलिस स्टेशन में आकर खुद को सरेंडर करने लगते हैं। पुलिस को बताते हैं कि हमने ही वो कत्ल किया है। लेकिन ऑफिसर विजय को उनके ऊपर शक होता है। उसे यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ लगता है। उसे अंदाजा था कि ये बहुत बड़े चालाक मास्टरमाइंड की सोची समझी चाल होगी और पर्दे के पीछे रहकर वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अब सच के करीब पहुंचने के लिए विजय को झूठ, डर और धोखे के जाल को तोड़ना होगा। तो दोस्तों, क्या वो असली अपराधी को पकड़ पाएगा या नहीं, यही देखेंगे हम आज की क्राइम थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है ब्लू वैन। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस ऑफिसर विजय से, जो कि एक स्टूडियो में अपना इंटरव्यू देने के लिए आता है। तो वहाँ पर स्टूडियो में एक बंदा उसे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, क्योंकि अब तक उसने बहुत सारे पेचीदा केस सॉल्व किए थे। तो ऑफिसर विजय उन्हें में से कुछ केसेस के बारे में बताता है। फिर वो बंदा उसे एक ऐसे केस के बारे में बताने के लिए कहता है जिसे सॉल्व करने में बहुत सारी मुश्किल आई हो। हम एक ऐसे केस के बारे में बताइए जिसने आपका भी दिमाग घुमा कर रख दिया हो। तो ऑफिसर विजय थोड़ा सोचता है और एक मिस्टीरियस केस के बारे में बताने लगता है, और इस केस का नाम होता है ब्लू वैन। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम शांति नाम की एक एसआई को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। शांति उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी पत्नी को मारते पीटते होंगे, इसलिए वो तुमसे नाराज होकर मायके चली गई होगी। एक दो दिन में वापस आ जाएगी। हम देखते हैं क्या करना है, तुम वहाँ पर जाकर कंप्लेंट लिखो। तो वो आदमी कांस्टेबल के पास जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवाता है। तभी यहाँ पर शांति को एक कॉल आता है और वो आदमी बताता है कि मैडम, यहाँ जंगल में एक लड़की की लाश मिली है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। तो शांति जल्दी से ये बात तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर विजय को बता देती है, और अब ये सभी लोग मिलकर क्राइम लोकेशन पर जाने के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर के बाद जंगल के रास्ते से गुजरते हुए ये लोग वारदात की जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर देती है। तो उनमें से एक ऑफिसर बताता है कि एक लड़की की लाश है और उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ है, इसलिए उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। अब ऑफिसर विजय लाश के पास जाकर देखता है तो सच में उस लड़की का चेहरा खराब हो चुका था। तो अब उस लाश के आसपास थोड़ा छानबीन करने के बाद विजय शांति से कहता है कि तुम बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और यहाँ पर जो भी सबूत मिलते हैं उसे इकट्ठा करो। वह सामने एक मैंने गाड़ी के टायर के निशान देखे थे, उसे भी कलेक्ट कर लो। तो शांति ठीक ऐसा कहती है और उसे एक और बात पूछती है कि सर, आपको इस घटना के पीछे का कारण क्या लगता है। विजय कहता है कि इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर शांति पूछती है कि मैं मीडिया को क्या बताऊं। विजय कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसा कहकर मामला निपटा दो, मीडिया के बारे में हम बाद में देख लेंगे। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और शांति भी यहाँ पर अपने काम में लग जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि मीडिया वालों को एक खबर पता चल जाती है और वो लोग इस न्यूज को शहर में फैला देते हैं कि जंगल में एक लड़की की लाश पाई गई है, जिसका चेहरा एसिड से जला हुआ है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में शांति ऑफिसर विजय के पास आकर बताती है कि सर, हमने इन्वेस्टिगेशन करके उस लड़की को आइडेंटिफाई कर लिया है। उस लड़की का नाम है सिमरन, और हाल ही में उसके 1 महीने पहले एंगेजमेंट हरमन नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। और जिस दिन इस लड़की के साथ ये घटना हुई है, उसके कल वाली रात को उस लड़के हरमन पर भी किसी ने हमला किया था, इसलिए वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। थोड़ा ठीक होने के बाद मैंने हरमन और उसके परिवार को थाने आने के लिए कहा है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विजय उसे कहता है कि तुम उस लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जल्दी से फॉलोअप ले लो, हमें देखना होगा कि रिपोर्ट में क्या आया है। इस तरह से ये लोग बात कर रहे होते हैं और इतने में वहां पर हरमन अपने वकील को लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर विजय हरमन से कहता है कि देखो विजय, मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल टाइम है, तुमने अपनी होने वाली पत्नी सिमरन को खोया है, लेकिन खुद को संभालो। ये सब कुछ किसने किया है इसका पता हम जल्दी लगा लेंगे। तो फिर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो हमें डिटेल में बताओ। तो हरमन बताता है कि एंगेजमेंट होने के बाद वो लोग पहली बार मिले थे, ऐसे ही एक जगह पर मिलकर आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर ब्लू कलर की वैन में कोई बंदा आया और उसने एकदम से हरमन के सर पर पीछे से वार किया। हरमन के बेहोश होने के बाद वो सिमरन को किडनैप करके वहां से ले गया। अब ये बात सुनने के बाद ऑफिसर विजय से कहता है कि क्या तुम्हारे किसी के साथ दुश्मनी वगैरह है। तो हरमन का वकील कहता है कि नहीं सर, मैं इनकी फैमिली को बहुत सालों से जानता हूँ, ये लोग बहुत ज्यादा शरीफ है, इनकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है। तो फिर विजय कहता है कि ठीक है, हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको बता देंगे। फिर हरमन और वकील वहां से चले जाते हैं और ऑफिसर शांति भी वहां से लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए चली जाती है। तो वही यहाँ पर हम मीडिया को देखते हैं, वो लोग कहने लगते हैं कि एक लड़की की लाश मिले हुए 2-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिला है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची ये भी पुलिस हमें बता नहीं रही है। यहाँ इस तरफ विजय अपनी टीम के साथ उस लड़की सिमरन के घर पर जाता है। तो वही यहाँ पर ऑफिसर शांति फॉरेंसिक डॉक्टर के पास पहुंचकर उस लड़की की हत्या कैसे हुई इसके बारे में पूछती है। अब पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर बताती है कि सीरियस हेड इंजरी की वजह से उस लड़की की मौत हुई है, बाकी बॉडी पर हमें कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। लेकिन एक बात है, उस लड़की की बॉडी पर जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों में किसी दूसरी लड़की का डीएनए मिला है। तो अब ये बात सुनने के बाद शांति को लगता है कि ये जो दूसरी लड़की का डीएनए मिला है वही कातिल हो सकती है। तो वो यही बात तुरंत ही कॉल करके ऑफिसर विजय को बता देती है। उसके बाद विजय सिमरन की मां से जाकर मिलता है और उनकी बेटी सिमरन के बारे में पूछता है। तो वो बताते हैं कि उनकी बेटी सिमरन सभी लोगों के साथ अच्छे से रहती थी, उसका कोई भी दुश्मन नहीं था, और एंगेजमेंट के बाद तो हरमन और मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश थे। सिमरन हरमन से प्यार करती थी और हम भी उसके मनपसंद से शादी करवा रहे थे। इस तरह से बताते हुए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो ऑफिसर विजय से कहता है कि आप ज्यादा दुखी मत होइए, इसके पीछे असली कातिल कौन है उसे हम जल्दी ढूंढ लेंगे। ऐसा कहकर वो वहां से पुलिस स्टेशन में आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन में वीरा नाम का एक बंदा आता है। उसे पूछने पर वो बताता है कि मैंने ही सिमरन को मारा है। अब ये शॉकिंग बात सुनकर विजय उसे पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा, जिस पर वीरा पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। वो वैसे ही चुपचाप बैठा रहता है, इसलिए विजय उसे जेल के अंदर डालने के लिए कहकर उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है।
उसके बाद वो खुद अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है और बताता है कि सर पुलिस स्टेशन में एक लड़का आया है और वो बता रहा है कि उसने ही सिमरन का खून किया है, वो अपना गुनाह कबूल कर रहा है, तो अब आगे मैं क्या करूं? तो उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि अगर ऐसी बात है कि उस लड़की का मर्डर उस वीरा ने किया है तो ये केस वीरा के नाम पर बनाकर इसे क्लोज कर दो। वैसे भी मीडिया की तरफ से हमें बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले मीडिया वालों को बुलाकर उन्हें बताते हैं कि वीरा नाम के एक लड़के ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि उसने ही सिमरन को मारा है, हमने उसे पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया है, अब जो भी सही सजा होगी वो उसे दी जाएगी। इस तरह से अब पुलिस ये केस क्लोज कर देती है और ऑफिसर विजय छुट्टियां लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब घर जाते वक्त तो अपने दोस्तों से मिलता है, थोड़ा बहुत एंजॉय करता है और रात को अपने घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं और वो उसे कहती है कि बेटा अब तो 30 साल का हो चुका है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो अब विजय बाकी लड़कों की तरह ही इस मामले को थोड़ा नजरअंदाज कर देता है। यहाँ इस तरह पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि शांति और उसकी बाकी की टीम थाने के बाहर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक शांति को किसी का कॉल आता है। उससे जो खबर मिलती है उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद तुरंत ही ऑफिसर विजय को कॉल करके बताती है कि सर पिछले पैटर्न के जैसा ही एक और लड़की का मर्डर हुआ है, ठीक उसी तरीके से एक और लड़की को मारा गया है। अभी मुझे किसी का कॉल आया था, हमें तुरंत ही उस जगह पर पहुंचना होगा। अब ये खबर सुनते विजय ने कहता है कि तुम लोग क्राइम लोकेशन पर पहुंचो, मैं भी वहां पर आता हूं। और थोड़ी देर के बाद पुलिस की टीम लाश के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है प्रीति और उसका भी चेहरा पूरी तरीके से जला दिया गया था। उसके बाद हम वहाँ पर प्रीति के पिताजी, उसका भाई और उसके होने वाले पति को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि प्रीति की भी 1 महीने पहले ही एंगेजमेंट हुई थी और उसके भी होने वाले पति के सर पर किसी ने हमला करके प्रीति को किडनैप किया था। तो यहाँ पर प्रीति का होने वाला हस्बैंड जिसका नाम होता है रुद्रा, वो वहाँ पर मौजूद था और प्रीति को मारा हुआ देखकर वो तो शॉक ही रह जाता है क्योंकि प्रीति और रुद्रा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो ऑफिसर विजय से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि सर मैं और प्रीति रास्ते से बात करते हुए जा रहे थे, तभी मेरे पीछे से एक ब्लू कलर की वैन आई और उसमें से एक आदमी ने आकर मेरे सर पर हमला कर दिया और प्रीति को अगवा करके ले गया और अब हमें यहाँ पर प्रीति की लाश मिली है। ये बात सुनने के बाद ऑफिसर विजय क्राइम लोकेशन पर और थोड़ी छानबीन करता है और शांति को तुरंत ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन न्यूज वाले फिर से हंगामा करने लगते हैं कि पिछली बार की तरह ही एक और लड़की की हत्या हो चुकी है। पुलिस ने तो पहले से अपराधी को पकड़ लिया था, तो फिर इस लड़की की हत्या सेम तरह से कैसे हुई? शायद ये किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय और शांति पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। अब डॉक्टरों ने बताती है कि ये केस पिछले वाले केस से 90% मैच हो रहा है। इस लड़की का भी चेहरा जला दिया गया है, लेकिन इस लड़की की मौत किसी नुकीली चीज से वार करने से हुई है और इस लड़की के कपड़ों पर भी किसी दूसरी लड़की का डीएनए पाया गया है। और ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काम किसी अकेले का नहीं हो सकता, 1-2 लोगों ने ये काम मिलकर किया होगा और उनमें से जो एक लड़की होगी उसका डीएनए उस कपड़ों पर आ गया है। तो अब वहां से बाहर निकलने के बाद विजय शांति से कहता है कि मैं जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब प्रीति के परिवार में से एक आदमी के पास मैंने नुकीला पेन देखा था, तुम उसे थाने बुलाकर पूछताछ करो, देखते हैं क्या पता चलता है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में वो जो प्रीति का रिश्तेदार जिसके पास विजय ने नुकीला पेन देखा था वो खुद ही पुलिस स्टेशन में आकर कांस्टेबल को बताने लगता है कि सर मैंने ही प्रीति का खून किया है। अब ये बात सुनकर तो कांस्टेबल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही कॉल करके शांति को बता देता है। तो यहाँ पर ये बात विजय और शांति को पता चलने के बाद वो लोग तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अब यहाँ पर विजय उसे पूछता है कि क्या तुमने प्रीति को मारा है? तो वो बंदा कहता है कि हाँ मैंने उसे मार डाला। विजय उसे ऐसा करने के पीछे का कारण पूछता है, लेकिन ये आदमी भी चुप रहता है, पुलिस को कुछ नहीं बताता। अब कुछ न बताने की वजह से विजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारपीट कर जेल के अंदर डालकर सच उगलवाने के लिए कहता है। उसके बाद विजय शांति और कांस्टेबल से कहता है कि मुझे इस केस में कुछ गड़बड़ लग रही है, ये दोनों ही केस बिल्कुल भी सेम ही है, तुम लोग इन दोनों केस में कोई कॉमन सस्पेक्ट मिलता है नहीं, इसके बारे में छानबीन करो। फिर विजय कंट्रोल रूम में कॉल करके क्या इस तरह के मर्डर पहले भी हुए थे और हुए थे तो उसे किस प्रकार सॉल्व किया गया था उसकी फाइल भेजने के लिए कहता है। तो उसके थोड़ी देर बाद उसे कुछ ऐसे ही केसेस की फाइल मिलती है, पर तभी उसे अपनी माँ का कॉल आता है और वो फाइल लेकर अपने घर पर चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ रात को शांति विजय को कॉल करती है और बताती है कि सर आपने जैसा कहा था सिमरन और प्रीति के बीच में हमने कॉमन पॉइंट ढूंढ लिया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो दोनों एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त थी और एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। उन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है जिसका नाम है चंदन। तो विजय उसे कहता है कि ठीक है ये चंदन कौन है उसके बारे में और पता करो। तो अब यहाँ पर शांति चंदन के बारे में और भी छानबीन करती है और हम देखते हैं कि रात को पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रही थी, तभी अचानक वहां पर चंदन आता है। अब वहां पर कांस्टेबल अंदर जाकर चंदन आया है ये बात विजय को बता देता है। तो चंदन के पुलिस स्टेशन आने की बात विजय को अजीब लगती है। उन्हें जिन भी लोगों पर शक होता है वो लोग खुद ही सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब चंदन विजय से कहता है कि मैंने ही उन दोनों लड़कियों को मारा है। तो विजय उससे पूछता है तुमने उन्हें क्यों मारा? जिस पर चंदन बताता है कि पहले मैं सिमरन से बहुत ज्यादा प्यार करता था लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने प्रीति को प्रपोज किया था लेकिन उसने भी मुझे ठुकरा दिया और मुझे ना कहकर वो दोनों शादियां कर रही थी। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने गुस्से में आकर उन दोनों को मार दिया। तो यहाँ पर विजय से कहता है कि तुमसे पहले यहाँ पर 2 लोग आकर अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने ही उन लड़कियों को मारा है, तो फिर हम कैसे मान ले कि तुमने ही सिमरन और प्रीति को मारा है? तो चंदन बताता है कि जिन लोगों ने मुझसे पहले सरेंडर किया था मैंने उनके परिवार की लड़कियों को किडनैप किया था और मैंने उन्हें धमकी दी थी कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में जाकर गुनाह कबूल कर लो वरना मैं तुम लोगों के घर की लड़कियों को मार दूंगा। तो डर के मारे उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। अब उसके बाद विजय चंदन जो भी कह रहा है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है। तो तब उन्हें पता चलता है कि चंदन जो भी कह रहा है वो सच है, उन लोगों के घर की लड़कियां सच में किडनैप हो गई थी। अब ये सब कुछ पता करने के बाद विजय चंदन से कहता है कि अब तुम उन लड़कियों को आजाद कर दो, लेकिन चंदन कहता है कि अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, 1 हफ्ते के बाद वो लड़कियां अपने घर पर सेफली पहुंच जाएगी। तो ये बात सुनकर विजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चंदन को मारपीट कर जेल के अंदर डाल देता है। अब चंदन ने आगे की सच्चाई बताई नहीं थी तो विजय अपने घर पर आकर इसी केस के बारे में सोचने लगता है
अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उन लड़कियों के कपड़ों पर किसी दूसरी लड़की का डीएनए पाया गया है। तो वो डीएनए किसका हो सकता है? तो यही जानने के लिए विजय डॉक्टर को कॉल करता है और कपड़ों पर जो डीएनए मिला था वो उनके पेरेंट्स के डीएनए के साथ मैच करने के लिए कहता है। अब इसके अगले दिन विजय डॉक्टर के पास पहुंचता है तो यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि सर आपका शक सही निकला, उन दोनों लड़कियों के डीएनए उनके पेरेंट्स से मैच नहीं हो रहे हैं, वो उनकी लड़कियां है ही नहीं, लगता है उन लड़कियों को उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो विजय ठीक है ऐसा कहता है और प्रीति और सिमरन के कपड़ों पर जो डीएनए मिला था उन दोनों कपड़ों का डीएनए मैच करके देखने के लिए कहता है। अब वहां से विजय इस केस के रिलेटेड अलग अलग जगहों पर जाकर इन्वेस्टिगेट करता है और रात को पुलिस स्टेशन में आकर सीक्रेटली चंदन को एक जगह पर लेकर जाता है। अब यहाँ पर विजय अकेले चंदन को धमकाते हुए कहता है कि चंदन मुझे पता है तुमने ये हत्या नहीं की है, इसके पीछे कोई और ही है, तो फिर बताओ तुम ये गुनाह क्यों कबूल कर रहे हो और असल में ये सब कुछ कौन कर रहा है? अब ऐसी बातें सुनने के बाद चंदन डर जाता है और वो ऑफिसर विजय को वहां से एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये लोग उस जगह के अंदर के कमरे में जाते हैं तो वहां पर ब्लैक हुडी पहना हुआ और कोई नहीं बल्कि ऐसा शांति होती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल शांति ने ही ये सब कुछ किया था। अब ऑफिसर विजय तो यहाँ पर शांति को देखकर शॉक रह जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तो तब जाकर शांति यहाँ पर अपने दुख भरी कहानी सुनाती है। सीन जाता है फ्लैशबैक में जहाँ पर हम शांति की बहन मीरा को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शांति और मीरा के पेरेंट्स पहले ही गुजर चुके थे तो शांति ने अपनी बहन मीरा की देखभाल करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अपनी बहन मीरा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसने मीरा को आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। और दोस्तों उसी कॉलेज में सिमरन और प्रीति पढ़ रहे थे और ये दोनों लड़कियां मीरा की सीनियर थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सिमरन और प्रीति कॉलेज की जूनियर लड़कियों की रैगिंग करती थी तो एक दिन उन लड़कियों में मीरा भी फंस जाती है। यहाँ पर सिमरन और प्रीति उन लोगों का मजाक उड़ाती है, उनकी बहुत सारी रैगिंग करती है। फिर बाकी लड़कियों को जाने के लिए कहकर मीरा को वहां पर रोक लेते हैं, उसे अजीब अजीब हरकतें करने के लिए कहते हैं, उस पर हंसते हैं, उसे डराते हैं और अब बहुत ज्यादा घबराने की वजह से मीरा पेशाब कर देती है। तो ये दोनों उसका वीडियो बना लेती है और उस पर हंसने लगती है। अब इस घटना के अगले दिन हम देखते हैं कि मीरा की वो पैंट में ही पेशाब करने वाली वीडियो पूरे कॉलेज में वायरल हो जाती है और सभी लड़के लड़कियां उस पर हंसने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर मीरा खुद को बहुत ज्यादा एम्बेरस महसूस करती है और कॉलेज के सभी स्टूडेंट ने उसका मजाक बनाकर रख दिया था। तो घर पर आने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे, इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है और इसी टेंशन में आकर वो अपना हाथ काटकर अपनी जान दे देती है। फिर जब शांति अपनी ड्यूटी खत्म करके घर पर लौटती है तो अपनी बहन को मरा हुआ देखकर उसे तो बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। फिर वो सोचती है कि उसकी बहन ने ऐसा क्यों किया होगा। इसके बारे में पूछताछ करने पर मीरा को उसके दोस्त चंदन और कॉलेज के फ्रेंड से मीरा के साथ जो रैगिंग हुई थी उसके बारे में पता चलता है और इसलिए शांति सिमरन और प्रीति से अपनी बहन की मौत का बदला लेने की ठान लेती है। उसके बाद शांति चंदन की मदद से मीरा की लाश को ठिकाने लगा देती है और दुनिया को ऐसा दिखाती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है, बस वो पढ़ने के लिए किसी दूसरे कंट्री में चली गई है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और विजय को ये सारी बातें पता चलती है, लेकिन वो शांति से कहता है कि तुम्हारे बहन के साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं थी, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वो शांति को अरेस्ट कर लेता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि कांस्टेबल विजय की तारीफ करने लगता है कि सर आपने तो बहुत ही चालाकी से इस केस को सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको शांति मैडम पर शक कैसे हुआ कि इसके पीछे उनका हाथ है? अब विजय बताने लगता है तो बहुत ही चौंका देने वाली बातें सामने आती है। और दोस्तों असली ट्विस्ट आता है अब विजय उसे बताता है कि सिमरन और प्रीति अभी भी मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है। दरअसल जो भी लाशें मिली थी उनके चेहरे पर एसिड डालकर उनका चेहरा बिगाड़ दिया गया था और उन लड़कियों की बॉडी को सिमरन और प्रीति के कपड़े पहना दिए गए थे, इसलिए उनके पेरेंट्स को भी लगा कि ये उनकी ही बेटियां है। असल में यहाँ पर कोई नहीं मरा है। दरअसल हुआ यूं कि जब हरमन और सिमरन पर हमला हुआ था तो शांति ही हरमन को बेहोश करके सिमरन को किडनैप करके ले गई थी और शांति ने जंगल की एक जगह पर किसी दूसरी लड़की का चेहरा बिगाड़कर उसकी लाश वहां पर फेंक दी और उस लाश को सिमरन के कपड़े पहना दिए थे ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सिमरन मर चुकी है। अब उस लाश पर सिमरन के ही कपड़े थे तो उनके पेरेंट्स को भी कुछ डाउट नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से शांति ने प्रीति के साथ भी वही किया। अब विजय आगे बताता है कि यहाँ पर जो लड़कियां मरी है उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई थी, लेकिन जिस दिन उन लड़कियों की लाशें हमें मिली थी उसी दिन मॉर्चरी रूम से भी लाशें चोरी हुई है ऐसी कंप्लेंट आई थी। तो जब हम इस केस की छानबीन कर रहे थे तो मॉर्चरी में 2 लाशें गायब हुई है, ये बात मुझे खटकने लगी। उसके बाद मुझे चंदन पर भी शक हुआ, इसलिए मैंने उसे एक जगह पर ले जाकर धमकाया और सच्चाई उगलवाई। तो उसके बाद सारा सच सामने आया, ये सब कुछ शांति नहीं किया है। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सब कुछ शांति ही कर रही है और दरअसल दोस्तों शांति ने ऐसा तय किया था कि जिस दिन उन्हें मॉर्चरी रूम से सिमरन और प्रीति जैसी दिखने वाली लड़कियों की बॉडी की लाशें मिलेंगी उसी दिन वो प्रीति और सिमरन को किडनैप करेगी। और डॉक्टर से मुझे ये भी पता चला था कि जो लड़कियां मरी है वो लड़कियां उनके पेरेंट्स की बायोलॉजिकल लड़कियां नहीं है, तो इससे भी मुझे इस केस में गड़बड़ लगी थी। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि शांति ने उन लड़कियों को जान से क्यों नहीं मारा, उन्हें बस किडनैप करके क्यों रखा था? क्योंकि दरअसल दोस्तों सिमरन और प्रीति ये दोनों लड़कियां जिन लड़कों से प्यार करती थी उनसे उनकी शादी होने वाली थी। तो सिमरन और प्रीति को किडनैप करके वो दोनों मर गई है ऐसी खबर फैला दी जाए तो वो दोनों लड़के कुछ दिन के लिए दुखी रहेंगे, लेकिन फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेंगे। और ऐसा करने से सिमरन और प्रीति को बहुत ज्यादा दुख पहुंचेगा और यही दर्द शांति उन दोनों को देना चाहती थी। लेकिन फिर ऑफिसर विजय ने चंदन की मदद से सिमरन और प्रीति को उस जगह से छुड़ाया। इस तरह से विजय इस केस को सॉल्व कर देता है और आगे हम देखते हैं कि ये केस सॉल्व होने की वजह से विजय को प्रमोशन मिलता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।